सो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। अब हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, आप लोगों का जो सिविक्स का चैप्टर उसके पार्ट नंबर 7 पे आएंगे। आप लोग हेडिंग डालेंगे, अपने पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट पढ़ लिया था, उसके हेडिंग डालेंगे पावर, राइट्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ऐसे डाल लीजिए। इसमें मैं दोनों साथ ही इसको मर्ज करके लिखवा दूंगा, पावर, राइट्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तो आपने दोनों ये डाल लिया होगा। लोकसभा राज्यसभा हम एक में ही करेंगे। पहले लिखेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स। पहला क्या है? लेजिस्लेटिव पावर। देखिए लेजिस्लेटिव पावर्स उधर भी आया था, बात लगभग वही है। कानून बनाने की जो ताकत है ना, तो कानून बनाने की शक्ति लोकसभा राज्यसभा को दी गई है। दोनों को इक्वल पावर दी गई है, कोई खास भेदभाव नहीं है उसमें, है ना। पहले बिल लोकसभा से पास होता है, फिर वो राज्यसभा में जाता है, लास्ट में उसमें प्रेसिडेंट साइन कर देता है। तो कोई खास अंतर नहीं है। अभी एक अंतर है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन ज़्यादातर बिल में, लगभग आप मान के चलिए 95% बिल में, जो बिल मतलब जो कानून के लिए पेश होते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा में बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। लोकसभा में, फिर वो राज्यसभा में जाता है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर वहाँ पे फॉलो होता है। सब वोटिंग करते हैं, फिर वो प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए चला जाता है, और साइन जैसे ही प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है, वो एक कानून बन जाता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, प्रेसिडेंट का साइन करना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है ना। प्रेसिडेंट तो साइन करेगा ही सही, क्योंकि प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे काम करता है? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, तो वो तो साइन करेगा ही सही, है ना। आज तक इंडियन हिस्ट्री में लगभग 2-3 बार ही ऐसा हुआ है कि प्रेसिडेंट ने किसी बिल पे साइन करने से मना कर दिया हो, है ना, कि मैं नहीं करूंगा इस बिल पे साइन। 2-3 बार ऐसा हुआ है, हजारों बिल में से, है ना। तो आप ये देखिए अब क्या है, तो ऐसा होता है। तो मेन बात होती है लोकसभा और राज्यसभा में पास कराने की। लोकसभा में भी आप पास करा लोगे, क्योंकि आपकी मेजोरिटी होगी, वहाँ पे गवर्नमेंट होगी। अभी जैसे बीजेपी के साथ यही है, लोकसभा में तो आसानी से बिल पास हो जाता है, जो अभी गवर्नमेंट चल रही है नरेंद्र मोदी की। राज्यसभा में थोड़ी दिक्कत आती है। राज्यसभा में पूरी मेजोरिटी नहीं है ना, लेकिन किसी और पार्टी का समर्थन लेके, है ना, सपोर्ट लेके पास करा देते हैं उसको, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो लेजिस्लेटिव पावर बिल्कुल सेम है। इसमें आप लोग लिखेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स में इक्वल पावर्स। जो आप लोग देखिए, ये आपको कहाँ मिलेगा, मैंने थोड़ा इसको आगे पीछे करके कराया है। पावर एंड फंक्शन ऑफ द राज्यसभा है ना, उसमें फर्स्ट पॉइंट में आपको ये लाइन मिलेगी, है ना। इक्वल पावर्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू द लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ इन रिलेशन टू नॉन मनी बिल्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इन रिलेशन टू नॉन मनी बिल्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें नॉन बिल्स लिख रहा है, नॉन बिल्स, उसको काट के नॉन मनी बिल्स कीजिए। नॉन मनी बिल्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नॉन बिल्स से गलत छप गया, नॉन मनी बिल्स आएगा। ठीक है, ये लाइन आपने लिख ली। फिर इसके बाद लिखेंगे, ऊपर आ जाइए वापस, लेजिस्लेटिव पावर जो लोकसभा की दे रखी थी उसमें, द इंडियन पार्लियामेंट कैन बिल्ड अ लॉ ऑन द फेडरल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेसिडुअल मैटर्स। फेडरल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेसिडुअल मैटर्स, ये पहले ही मैंने बताया था। फेडरल लिस्ट जिसपे केंद्र की बनाने की क्षमता होती है, कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। कॉन्करेंट जिसपे दोनों बनाते हैं। रेसिडुअल वो होते हैं जो बाकी छूटे हुए मैटर रह गए, है ना, जिसपे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले पा रही है ना स्टेट गवर्नमेंट, तो उस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी अपनी वो होती है, छूट होती है कि वो कानून बना सके, है ना। फिर लिखेंगे द बिल, बिल्कुल लास्ट लाइन पे आ जाइए, द बिल विल बी सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर द सिग्नेचर ओनली आफ्टर द रेजोल्यूशन इज पास फ्रॉम बोथ द हाउसेस। द बिल विल बी सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर द सिग्नेचर ओनली आफ्टर द रेजोल्यूशन इज पास फ्रॉम बोथ द हाउसेस। जैसे रेजोल्यूशन दोनों हाउसेस से पास हुआ, अब ये प्रेसिडेंट के पास किसके लिए? सिग्नेचर के लिए जाएगा। ठीक है, सेकंड डालेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर, जो 4th पॉइंट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर। इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, जैसे ऐसे लिखिए, इन रिलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। फिर नीचे से उठा रहा हूं मैं इसको राज्यसभा वाले में से। इन रिलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, द राज्यसभा हैज द सेम पावर एज दैट ऑफ लोकसभा। द राज्यसभा हैज द सेम पावर एज दैट ऑफ लोकसभा। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है? कल मैंने बताया था आपको, कल क्या बताया था, मतलब पार्ट नंबर 6 में बताया था कि अमेंडमेंट क्या होता है? चेंज करना, है ना। तो जब किसी लॉ को चेंज करने, किसी कानून को चेंज करने की बात आती है, तो भी लोकसभा और राज्यसभा की जो शक्तियां हैं, वो पावर हैं, वो बिल्कुल सेम है, उसमें भी कोई डिफरेंस वहां पे नहीं किया गया है। तो राज्यसभा हैज द सेम पावर एज दैट ऑफ लोकसभा। फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 of the constitution, the amendment in most part of the constitution is done by the parliament alone. The amendment in most part of the constitution is done by the parliament alone. ठीक है, थोड़ा इसमें से लिया है, नीचे वाले में से अपन राज्यसभा में, थोड़ा ऊपर से, उसको मिक्स करके अपन दोनों ही मर्ज करा दिया मैंने उसको, है ना। देखिए, तो अब बात क्या है, इसमें ये लाइन क्यों लिखी है कि द अमेंडमेंट मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डन बाय द पार्लियामेंट अलोन? ऐसा क्यों लिख रहा है
कि ज़्यादातर पार्ट में अमेंडमेंट करना तो पार्लियामेंट ही कर लेता है ना, क्योंकि ये मैंने आपको पार्ट नंबर 6 में बताया था कि कुछ अमेंडमेंट में, कुछ चेंजेस में स्टेट्स की भागीदारी भी होती है। ठीक है, आपको उससे लोकसभा राज्यसभा से पास कराने के बाद अलग अलग स्टेट्स से ही पास करवाना पड़ता है, कम से कम आधे स्टेट्स से, है ना, उसको पास करवाना पड़ता है बिल को। ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम, है ना। आप ये मान के चलिए कि 1000 में से एक बिल में होगा ऐसा, यानी कि 1% में नहीं, है ना, बहुत कम होता है। शायद 1-2 बार आज तक ऐसा हुआ होगा कि पहले लोकसभा का नंबर आएगा, फिर राज्यसभा का नंबर आएगा, फिर स्टेट्स का नंबर आएगा, फिर प्रेसिडेंट का नंबर आएगा, है ना। लगभग ज्यादातर केस में होता है कि लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ही उसको पास कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए मोस्ट लिखा हुआ है कि ज्यादातर केस में पार्लियामेंट कर लेती है, और बाकी जिसमें नहीं कर पाती उसका प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया, लोकसभा, राज्यसभा, फिर स्टेट्स, फिर प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूरा हो गया। थर्ड पॉइंट लिखिए फाइनेंशियल पावर। थर्ड पॉइंट आप लोग लिखेंगे फाइनेंशियल पावर। अब देखिए फाइनेंशियल पावर क्या है। अब इसमें आप लोग इस बात को ढंग से समझेंगे कि कैसे, अब वो जो था ना नॉन मनी बिल लिखाया था मैंने लेजिस्लेटिव पावर में, कि नॉन मनी बिल में तो पावर सेम है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास कर लो, किसी ने पहले लिया हो उसको राज्यसभा में पहले ला के राज्यसभा से पास करवा के फिर लोकसभा में भेज दो, है ना, या लोकसभा में पहले पास करा के फिर राज्यसभा में भेज दो। तो जो नॉन मनी बिल है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मनी बिल होता है। अब देखिए मनी बिल, नॉन मनी बिल क्या है, नाम से ही दिख रहा है। मनी बिल जो सरकार के टैक्सेस से, खर्चों से, इनकम से रिलेटेड बिल होगा, है ना। सरकार को नया टैक्स लाना है, कोई टैक्स की दर बढ़ानी है, कोई बड़ा खर्चा करना है अपने फंड में से, है ना, अपने खजाने में से, तो उसको मनी बिल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मनी बिल। मनी बिल के साथ एक खास चीज जुड़ी हुई है कि मनी बिल पास करने का स्पेशल राइट सिर्फ लोकसभा को है। मनी बिल लोकसभा में ही पेश होते हैं पहली बार, वहां से पास होते हैं, राज्यसभा में जाते हैं लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। राज्यसभा कंपलसरी है राज्यसभा के लिए कि 14 दिन के अंदर अंदर मनी बिल को पास करके भेज दे। अगर नहीं भेज रही तो 14 दिन के अंदर अंदर कोई उसमें चेंज करवा ले, जैसे यूं भेज दे कि हमको ये बात पसंद नहीं आई इसको। जैसे मान लीजिए मनी बिल भेजा किसी ने, लोकसभा ने 4 पॉइंट थे उसमें, उन्होंने कहा हमको 4th पॉइंट समझ में नहीं आया, इसको हटा दो। राज्यसभा ने ये बात बोली, वापस लोकसभा के पास आया, लोकसभा ने कहा हम तो नहीं हटाएंगे इसको, ये तो सही है बिल्कुल हमारी तरफ से। ठीक है, लोकसभा ने कहा हमारी तरफ से तो बिल्कुल सही है, तो राज्यसभा की शक्ति यहीं पे खत्म हो जाती है। राज्यसभा इसके आगे कुछ नहीं कर सकती, फिर राज्यसभा को इसको पास करना ही होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक तरह से बस फॉर्मेलिटी है राज्यसभा के भेजने के पास, किसको, मनी बिल को। और बाकी इसलिए मैंने वहां नॉन मनी बिल करवा दिया था, वो नॉन बिल लिख रहा था ना। नॉन मनी बिल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉन मनी बिल तो लोकसभा और राज्यसभा की पावर सेम है, आप लोगों को याद रखना है बिल्कुल ढंग से। और मनी बिल के केस में, मनी बिल मतलब टैक्स से रिलेटेड, कोई खर्चा होगा सरकार को उससे रिलेटेड। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं इसका, जीएसटी का बिल आया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो सरकार ने लगाया, ठीक है, उसको सरकार ने मनी बिल मानते हुए उसको पेश किया था लोकसभा में, है ना। तो जैसे ही मनी बिल उसको माना तो राज्यसभा की शक्तियां खत्म हो गई, हालांकि राज्यसभा ने उसको पास कर दिया था। देखिए बात यह है ना कि अगर आपके यहाँ पावर है ही नहीं तो आप उसको यूज क्या करोगे, है ना। मनी बिल जैसे लोकसभा ने पास किया, जीएसटी राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा के पास कोई चॉइस ही नहीं थी, है ना, उन्होंने भी पास कर दिया कि एक तो हम मना करेंगे पास करने के लिए, तो भी हम क्या कर लेंगे, है ना, लोकसभा से पास होते हुए तो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, हम तो ज्यादा से ज्यादा कितने दिन रोक सकते हैं उसको, 14 डेज। राज्यसभा के पास 14 दिन का अधिकार है मनी बिल को रोकने का, बस समय टाल सकती है 14 दिन के लिए, अपने पास रख लेगी, है ना। 14 दिन के अंदर अंदर उसको वापस लोकसभा को भेजना पड़ेगा, सजेशन के साथ भेज सकती है कि ये पॉइंट हमको पसंद नहीं आया, इस पॉइंट को आप चेंज कर दीजिए, लेकिन उससे भी कुछ खास नहीं होगा। अगर लोकसभा मना कर देती कि अरे हम तो, हमारी तरफ से तो सही है, हम इसमें चेंज नहीं करेंगे, तो फिर राज्यसभा को पास करना ही पड़ेगा, फिर कोई भी चॉइस राज्यसभा के पास नहीं बचती। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ ये सिर्फ मनी बिल की कहानी है ना, नॉन मनी बिल कोई कानून को लेकर है, क्राइम को लेकर कानून आया है, कोई और कानून आया है इसके अलावा, टैक्सेस से रिलेटेड, टैक्सेस या कोई सरकार के बड़े खर्चों के अलावा कोई और कानून आया है, तो उसमें लोकसभा